हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ के लिए जो हमारी जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट चल रही है, जहां पे हम 30 एमसीक्यूज को देखते हैं और वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये उसका सेट नंबर 4 है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनको यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट उनका बना हुआ आपको मिल जाएगा। तो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। पहला सवाल है सेपरेशन जो मेथड होता है मिक्सचर को लेकर। कोई भी मिश्रण है उसको हमको सेपरेट करना है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जैसे पहला, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है एंड डिस्टिलाइजेशन क्या होता है। ये तीन जो है वो दिया गया है। तो देखो, क्रिस्टलाइजेशन मतलब रवाकरण होता है। यह एक फिजिकल प्रोसेस होता है, यह एक भौतिक प्रक्रिया होती है जहाँ पे कोई भी जो ठोस पदार्थ है ना, कोई भी ठोस पदार्थ को उसके सॉल्यूशन के शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, और समुद्र के पानी से नमक को शुद्ध करना इसी का एक बेहतरीन उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। क्रिस्टलाइजेशन का उपयोग जो है वो अशुद्ध ठोस मिश्रणों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है। दूसरा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए सीधा का सीधा वो गैस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो उन्हीं को सब्लिमेशन है कहते हैं। तो सब्लिमेशन का प्रक्रिया उपयोग तब किया जाता है जब मिश्रण जो होता है, जो मिक्सचर होता है, उसका एक जो घटक होता है वो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होता है। तो ये तो सही है। अब ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे? तो आपको सबसे पहला सैम्फर याद रखना है। पहला हो गया सैम्फर, दूसरा हो गया नेफ्थलीन। नेफ्थलीन। तीसरा हो गया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। चौथा क्या हो गया? तो चौथा आप लिख लो। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होता है, D2O होता है। D2O नहीं, हाँ, ड्राई ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो। डाई डाई ड्राई CO2 होता है, जिसको हाँ ड्राई ही बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो तीसरा देखते हैं, आश्वन, जिसको डिस्टलाइजेशन, और डिस्टलाइजेशन कई टाइप के होते हैं। फ्रिक्शनल डिस्टलाइजेशन भी होता है, ये नॉर्मल डिस्टलाइजेशन है। तो डिस्टलाइजेशन तब यूज किया जाता है ना, जब दो लिक्विड एक दूसरे में मिले हुए हो और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो कम से कम 25 से 30 डिग्री का उनमें अंतर होना चाहिए। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का उनमें डिफरेंस होना चाहिए। और उनको गर्म करने पर जो है वो, जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला जो द्रव्य होता है वो पहले वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है, जिससे फिर से ठंडा करके उसको अलग कर लिया जाता है और बाकी नीचे जो रहता है वो रुक जाता है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, दोनों का डिफरेंस इतना हो, तभी इसको यूज किया जाता है। तो ये भी सही है। यह विधि जो है वो दो ऐसे द्रवों को अलग करने के लिए प्रभावी होता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में पर्याप्त अंतर होता है, और ये जो है वो 25 होता है। ठीक है, 25 डिग्री का अंतर होता है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है। वहीं फ्रिक्शनल डिस्टलाइजेशन की बात करें, आपसे प्रभाजी आसवन भी पूछा जा सकता है, फ्रिक्शनल डिस्टलाइजेशन पूछा जा सकता है। तो इसका उपयोग सेम है, दो ही लिक्विड जो रहेगा उसके लिए किया जाता है, लेकिन इसका जो डिफरेंस है ना, वो 25 डिग्री से कम होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तब वो फ्रिक्शनल डिस्टलाइजेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या यूज करेंगे? तो फ्रिक्शनल डिस्टलाइजेशन में आप जो है वो क्रूड ऑयल जो लेते हो, पेट्रोलियम का जो रिफाइन करते हो, पेट्रोलियम का जो रिफाइन करते हो, ये सब हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था क्रोमेटोग्राफी। मैंने केमिस्ट्री का जब लेक्चर लिया था तो वहां पे इन सब के बारे में काफी डिटेल से बताया है। क्रोमैटोग्राफी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों सेम होता है। यहाँ पे होता है कि कोई भी रंग के मिश्रण होता है ना, उनको अलग किया जाता है। तो कलर वाले जो होते हैं उनको अलग किया जाता है। उसके बाद डिसेंशन, जिसको निस्तारण बोलते हैं, निस्तारण कहा जाता है, इसका अंग्रेजी होता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन इसका अंग्रेजी होता है। यहाँ पे होता है कि अघुलनशील ठोस जो होता है, जो ऐसा ठोस जो एक दूसरे में घुले नहीं,
तो उनको द्रव्य से अलग करना जब होता है, अघुलनशील ठोस को जब द्रव्य से अलग करने जाता है, तब निस्तारण का यूज करते हैं। जैसे ये वाटर है, अब इस वाटर में जो है वो रेत पड़ा हुआ है ऐसे, तो वो नीचे रह जाएगा, ऊपर से पानी को निकाल लो, तो ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ध्यान आपको रखना है, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन। नेक्स्ट सवाल है सोलर इक्लिप्स के बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण की जो भौतिक स्थिति है उसके संबंध में आपको कथन दिया गया है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। कहना है कि ये जो है वो सन है, और ये जो है वो अर्थ है। ये जो है वो अर्थ है। अब इसके बीच बोल रहा है कि मून आ जाती है। इसके बीच जो है वो मून आ जाती है। तो यहाँ से ये प्रकाश जो इसकी आती है, चूंकि मून के पास अपना लाइट तो है नहीं, ये ग्रह तो है नहीं, प्लेनेट तो है नहीं। तो प्लेनेट जब नहीं है तो ये इसकी लाइट जो है वो ये सन से ही लाइट लेगा। अब सन से इसको लाइट नहीं मिलेगा, तो ये वाला जो पूरा एरिया होगा, ये वाला जो पूरा एरिया होगा, ये एरिया कैसा हो जाएगा? ये एरिया जो है वो डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। ये एरिया जो है वो अंधेरा हो जाएगा, तो अर्थ पे इतना दूर जो है वो अंधेरा रहेगा। तो इस अंधेरे को क्या कह रहे हैं? इस अंधेरे को बोल रहे हैं कि सोलर इक्लिप्स हो गया है। सोलर इक्लिप्स हो गया है। तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य जो होता है वो चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। सन हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी जब हो गया, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने से रोक देती है, जिस कारण से वहां जो है वो अंधेरा हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आप देखो कि क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब ये हो जाता है, तो यस, इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह जो घटना होती है वो फुल मून के दिन ही घटित हो सकती है। जिस दिन फुल मून होता है, पूर्णिमा जिस दिन होता है उस दिन घटित हो सकती है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो केवल और केवल न्यू मून को घटित होता है, ना कि फुल मून को। न्यू मून को घटित होता है। न्यू मून मतलब अमावस्या को होता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो वो अमावस्या को होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, अमावस्या का दिन होता है। जो फुल मून होता है पूर्णिमा का दिन नहीं होता है। पूर्णिमा के दिन जो होता है उसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं। फुल मून जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स ये कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की जो अम्बरा, जिसको प्रछाया बोलते हैं, वो पृथ्वी के एक छोटे क्षेत्र पर पड़ती है। जब पूरा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगे, सोलर इक्लिप्स जो है वो कंप्लीट हो जाए, टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाए, तो उस समय जो मून का अम्बरा जो होता है, उसकी जो प्रछाया होती है वो एक स्मॉल रीजन ऑफ अर्थ पे पड़ती है। तो चंद्रमा का आकार चूंकि छोटा है, तो उस छोटा होने के कारण उसकी जो छाया है, ये वाला जो रीजन मैंने ब्लैक कलर से जो दिखाया है आपको, ये कितने छोटे स्पेस पे पड़ रही है। तो इसी छोटे स्पेस पे इसका जो अम्बरा पड़ रहा है ना, ये अम्बरा जो है वो इस छोटे स्पेस पे पड़ती है। तो पृथ्वी के केवल एक सीमित पट्टी पर ही ये पड़ती है। और यही जहां जो है वो टोटल जो सोलर एक्लिप्स होता है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो हमारा एक और तीन सही होगा। एक और तीन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आपको याद रखना है, जब सूर्य जो है, चंद्रमा है और पृथ्वी जो है वो एक ही रेखा में आती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको जो है वो सही कहा जाता है, युति व्युति। हिंदी जो इसका होता है वो युति व्युति। युति व्युति इसका हिंदी होता है। डायमंड रिंग की बात करें, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के ठीक पहले या फिर बाद में दिखने वाला जो चमकदार आकृति होती है उसको डायमंड रिंग कहा जाता है। डायमंड रिंग। डायमंड रिंग क्या होता है? तो डायमंड रिंग होता है कि सूर्य जो ग्रहण होता है, सोलर इक्लिप्स होता है, उससे ठीक पहले और ठीक बाद में, या तो ठीक पहले या तो ठीक बाद में, जब सूर्य चमकता रहता है, तो चमकदार सूर्य होता है, उसको बोलते हैं।
उसके बाद कोरोना की बात करें तो सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला सूर्य का सबसे बाहरी परत जो होता है वो कोरोना कहलाता है। कोरोना जो है वो आउटर मोस्ट जो परत है, सबसे बाहरी जो सूर्य का परत है उसको कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। तो लूनर इक्लिप्स कब होता है? तो लूनर इक्लिप्स होता है कि जब सन, अर्थ और मून ऐसे हो जाए। ये तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना। लूनर इक्लिप्स कब हो जाएगा? लूनर इक्लिप्स होगा कि यहाँ पे सन हो, सन में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे जो है वो क्या आ जाए, यहाँ पे जो है वो अर्थ आ जाए और यहाँ पे जो है वो मून आ जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइट होती है ना वो मून पे जाती ही नहीं। अब मून पे जाती नहीं तो मून का ये एरिया जो है वो अंधेरा हो जाएगा, वो चमकेगा ही नहीं। तो इसी को लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि संस्कृत साहित्य के महान नाटक जो स्वप्न वासवदत्ता है, उसके लेखक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। तो जो स्वप्न वासवदत्ता जो है वो संस्कृत साहित्य के 13 नाटकों में से एक है, जिसकी रचना महाकवि भास ने की है। तो इस लेखक का भास की है। इन्हें जो है वो कालिदास ने अपना पूर्ववर्ती माना है। कालिदास ने कहा है कि भास जो है वह हमारे पूर्ववर्ती रहे हैं। तो कालिदास ने अपने नाटक मालविका अग्निवित्रम जो कालिदास की लिखी हुई है, उसकी जो प्रस्तावना होती है, उसको जब प्रेमल होता है, वहां पे कहा है कि भास जो है वो एक अत्यंत सम्मान के साथ उल्लेख उनका किया गया है। तो आप कह सकते हो कि उनकी जो पूर्ववर्ती, वो कहते हैं कि वो जो है वो उसके प्रेडेसर है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, पहला तो सही है, दूसरा बोल रहा है कि यह नाटक जो है वो राजा उदयन और राजकुमारी वासवदत्ता के प्रेम कथा पर आधारित है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। यह जो नाटक है वो वत्सराज उदयन, वत्स राज कहाँ का राजा था? तो वत्स का, वत्सराज। और उसके बाद ये जो राजकुमारी वासवदत्ता थी वो कहाँ की थी? तो अवंती की राजकुमारी थी, अवंती की राजकुमारी थी। इन दोनों की प्रेम कथा है। और उदयन को खोए हुए राज्य को पुनर्प्राप्त करने के लिए संघर्ष को भी ये दर्शाता है। तो भास को प्रथम नाटककार के रूप में भी जाना जाता है। प्रतिज्ञा योगधारणाएं जो है वो ये भी भास की एक प्रसिद्ध प्रकृति है, जो इनकी कथानक पृष्ठभूमि को दिखाती है। तो इनकी एक और किताब आपको याद रखना है, प्रतिज्ञा योगन धरायन। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी भास के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल है कि एलुवियल सॉइल जो होती है उसकी विशेषताओं पे बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। जलोढ़ मतलब कि ऐसी मिट्टी जो जल के द्वारा उड़ाया गया है। ऐसी मिट्टी जो नदियों के जो पानी आते हैं, पानी आने के कारण जो बाढ़ आते हैं, उसके कारण जो मिट्टी आ जाती है ना, उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला कथन है कि यह जो मृदा है वो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग है उसको कवर करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। जलोढ़ जो मृदा है वो भारत का सबसे उपजाऊ और विस्तृत मृदा है, जो कि देश का लगभग 40 से 43% भाग पर है। उत्तर का जो मैदान होता है, गंगा गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये पूरा जो है वो एलुवियल सॉइल ही होता है। इसमें पोटास और चूने की प्रचुर मात्रा होती है, पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की हमेशा कमी होती है। तो इसमें क्या होता है, ये सवाल जो है वो पूछा जाता है पोटास, उसी के साथ साथ इसमें है जो चूना होता है। पोटास और चूना जो है वो पाया जाता है, लेकिन कमी किसकी होती है? तो कमी होती है नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की कमी होती है, ये ध्यान आपको रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आदर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है, तो ऐसे जैसे ये नदी बह रही है, ये नदी ऐसे ऐसे बह रही है, दोनों किनारे हैं नदियों के। अब इस नदी को बहने के बाद जो बाढ़ आ गया, नदी के बहने के बाद जो फ्लड आया, तो नदियां जो है उनका पानी यहाँ तक तो पहुंच गया होगा, ऐसे पहुंच गया होगा, इधर से ऐसे पहुंच गया होगा। ठीक है। तो ये नदियां का पानी पहुंच गया और फिर जो पानी है, पहले तो वो पानी पहुंचा, लेकिन जैसे ही पानी कम हुआ नदी में, तो वो पानी फिर से लौट गया, रिटर्न हो गया। लेकिन रिटर्न होने से पहले वहां जो मिट्टी थी वो मिट्टी को तो छोड़ गया, सॉइल को तो छोड़ गया।
तो ये जो सॉइल हो गया, ये कैसा सॉइल है? ये नया सॉइल है, ये न्यू वाला सॉइल है। और वहीं हम बात करें इससे और जो मट्टियां नदियों से किनारे जहां पे बाढ़ का पानी पहुंच भी नहीं रहा है, ऐसे हैं इस एरिया में जो बाढ़ का पानी है वो नहीं पहुंच रहा है नदियों का, तो ये एरिया है, मतलब ये पुरानी मिट्टी है, यहाँ पे ओल्ड सॉइल है, यहाँ पे ओल्ड सॉइल है। अब इस जो नया सॉइल होता है, जो बार बार मिट्टी आती है, इस नए सॉइल को क्या बोलते हैं? तो नया सॉइल को जो है वो खादर कहा जाता है। नया सॉइल जो है उसको खादर कहा जाता है। और ये जो ओल्ड वाली सॉइल है ना, इसको बांगर कहा जाता है। इसको बांगर कहा जाता है। बांगर, ब से बांगर, ब से बूढ़ा, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो बांगर और खादर, ठीक है। और जो ये जो नई नई सॉइल आ रही है, हर साल यहाँ पे बाढ़ का पानी आ जा रहा है नदी का, तो वो क्या होगा? बाढ़ का पानी हमेशा आ ही रहा है नदी में और यहाँ पहुंच रहा है, तो नई वाली जो सॉइल होती है ना, जो खादर होती है, वो बहुत उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, क्योंकि वहां पे नई नई जो मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो नई नई आती है, इस कारण से ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। तो खादर मिट्टी उपजाऊ होता है और बांगर मिट्टी कम उपजाऊ एज कंपेयर में होता है, ठीक है। तो खादर बोल रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, तो ये तो गलत हो गया, जबकि बांगर जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी है, तो उल्टा दे रखा है। खादर जो है वो नदियों द्वारा लाई गई नई उपजाऊ मिट्टी होती है, तो ये खादर हो गया। और बांगर जो होता है नदियों से दूर जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बांगर बोलते हैं। तो पूरा उल्टा खेल दिया हुआ है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में यह मुख्य रूप से पूर्वी तट के डेल्टाओं में पाई जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आप जब भारत का पेनिनसुलर पार्ट देखोगे, भारत का जब पेनिनसुलर पार्ट देखोगे तो क्या होगा? पेनिनसुलर पार्ट जब भारत का आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो है वो पठारीय एरिया है, जिसको डक्कन ट्रैप आप कहते हो। ये जो है वो पठारी वाला एरिया है। अब इस पठारी वाले एरिया में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे एलुवियल सॉइल होती नहीं है। समस्या यही है कि यहाँ पे एलुवियल सॉइल होगी नहीं। अब एलुवियल सॉइल क्यों नहीं होगी? क्योंकि नदियां जो है ना, वो पहाड़ों पत्थरों ऐसे बहती है, तो वहां पे है ही नहीं, जलोढ़ मिट्टी है ही नहीं, तो ऐसे नीचे पूरा पत्थर है, क्योंकि ये तो शिफ्ट होके आया है ना, अफ्रीका से टूट के ये नीचे वाला पार्ट जो गोंडवाना लैंड वाला है वो आया है। ऐसे में इसमें जो नदियां गिरती है ना, उत्तर की ओर कुछ नदियां गिरती है, कुछ जो है वो कुछ जो नदियां हैं वो कहाँ गिरती है, कुछ जो नदियां हैं वो लेफ्ट में जाती हैं, पूरब में जाती हैं, और कुछ जो नदियां हैं वो पश्चिम में जाती हैं, ऐसे जाती हैं। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का एरिया बना हुआ है। इन दोनों तरफ जलोढ़ मिट्टी का एरिया बना हुआ है। इसको जो है वो वेस्टर्न घाट बोलते हैं और इसको जो है वो ईस्टर्न घाट बोलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट बोलते हैं। और यहाँ पे जो मैदान आता है वो पूर्वी घाट का मैदान और पश्चिमी घाट का मैदान। तो ये जो है वो आपको सही हो जाएगा, क्योंकि गोदावरी नदी हो गई, महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, तो ये जो डेल्टा वाला पूरा क्षेत्र होता है ना, वो पूर्वी तट में भी ये जो नदियां हैं वो पाई जाती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत मुख्य रूप से पूर्वी तट के डेल्टाई भाग में जो है वो मिलता है, तो ये भी सही है, क्योंकि पश्चिमी पार्ट वाला में डेल्टा नहीं बनता। आपको पता है कि यहाँ पे एस्चुरी बनती है, क्योंकि इनका जो लेंथ है नदियों का वो बहुत कम होता है, लेकिन वही पूर्वी पार्ट की नदियां देखो ऐसे बहती हैं, तो उनका लेंथ इतना ज्यादा होता है, उनका स्लोप जो है वो इतना कम हो जाता है ना, कि वहां पे डेल्टा बनता है, ऐसे जो है वो डेल्टा बन जाता है। और इधर वाला जो है वो ऐसे एस्चुरी बन जाती है, ऐसे गड्ढा बन जाता है, तो वो एस्चुरी कहलाती है। क्योंकि एक तो वो ऊंचाई से गिरती है, दूसरी बात की वो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनका स्लोप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस कारण से होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 हमारा सही है, 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही बन जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। जलोढ़ जो मृदा होती है वो चावल, गेहूं, गन्ना इन सब की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बांगर जो क्षेत्र होता है वहां पे अक्सर आप देखोगे ना, आपने यदि अपने घर के आसपास देखा होगा, तो आपको यहाँ पे कंकड़ मिलता होगा, कंकड़ पत्थर है वो मिलता होगा। ये कंकड़ आखिर होता क्या है? तो ये जो कंकड़ होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेप ही होता है। ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी भारत में जो ये जो प्रायद्वीपीय भारत वाली जो मिट्टियां होती हैं, ये जो मैंने अभी इस जो दक्कन ट्रैप वाली मिट्टी बताई, ये जो है वो कैसी मिट्टी होती है? तो ये ब्लैक सॉइल होती है,
क्योंकि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो सॉइल बनती है उनको ब्लैक सॉइल जो है वो कहा जाता है। ये जो है वो जो रुई होती है ना, कपास होती है, उसकी खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी मिट्टी को हम आगे कभी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा रहा है कि हाइड्रोकार्बन और सिगरेट लाइटर में जो प्रयुक्त गैस है उसके संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो सिगरेट लाइटर में मुख्य रूप से जो है वो ब्यूटेन का यूज किया जाता है। ठीक है, सिगरेट जो लाइटर होता है वहां पे मुख्य रूप से जो ब्यूटेन है उसका यूज किया जाता है, क्योंकि यह जो है वो कमरे के तापमान पर बहुत कम दबाव में भी तरल अवस्था में बदल जाती है और अत्यधिक ज्वलनशील होती है। तो ब्यूटेन का तो यूज करते हो, इसको बोलेंगे C4H10। C4H10, तो इसका उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि इसको रूम टेम्परेचर पे भी ये जो है वो बहुत कम दबाव में भी, बहुत कम प्रेशर में भी ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और ये इन्फ्लामेबल तो है ही, तो इस कारण से इसका यूज किया जाता है। कम दबाव पर आसानी से जो है वो द्रवित किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ब्यूटेन जो है वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n। सी एन ऐसे लिखो, CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ब्यूटेन जो होता है वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसको एल्केन आप कह लो, एल्केन श्रेणी का है। और एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+2 होता है। अब चूंकि n बराबर 4 है, n बराबर जो है वो 4 है, तो यहाँ पे जो H का वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा? CnH2n है, अब n इक्वल टू 4, तो 4 दूना 8 और 8 दू 10, तो H का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऐसे करके भी पूछा जाता है सवाल, तो ध्यान आपको रखना है। एलपीजी जो है वो रसोई गैस में आप यूज करते हो, तो यहाँ से तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एलपीजी जो है वो कहाँ यूज करते हो? रसोई गैस में जो यूज करते हो वहां पे ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। वहां पे जो होता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है, कभी मत कंफ्यूज करिएगा, मीथेन तो होता ही नहीं है। एलपीजी गैस में जो सुगंध मिलता है आपको वो एथिल मार्कैप्टन होता है। क्योंकि एलपीजी का कोई सुगंध होता नहीं है, तो लीकेज होगा तो समस्याएं हो जाएंगी ना, तो उस लीकेज को पहचानने के लिए उसमें एक अलग गैस मिलाई जाती है, इथाइल मार्कैप्टन, जो कि गंध उसका बहुत खराब होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन है, उसका पोषण जो है और शारीरिक संरचना है, उसके बारे में आपको बताना है कि क्या यहाँ से सही होगा। तो पहला है कि अमीबा जो है वो स्यूडोपोडिया की सहायता से भोजन का अंतःग्रहण जो है वो करता है। तो ये इंजेशन जो है वो फूड का कैसे करता है? तो फूड का जो इंजेशन है अमीबा, वो करता है किससे? तो अमीबा जो है वो फूड पकड़ने के लिए अपनी जो कोशिका झिल्ली से उंगली जैसी जो संरचना निकलती है, जिसको कटुपाद या फिर स्यूडोपोडिया कहते हैं, उसके माध्यम से पकड़ता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि भोजन जो है, अमीबा में जो पाचन प्रक्रिया होती है वो एक फूड वैक्यूल्स के भीतर होती है। वो एक फूड वैक्यूल्स के भीतर होती है। तो अमीबा जो होता है वो भोजन जो है वो कटुपाद को द्वारा गिरने के बाद जो है वो फूड वैक्यूल्स में चला जाता है, और यहाँ पे कई सारे जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये पचता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यह जो है वो एक बहुकोशिकीय जीव है, जो ठहरे हुए मीठे पानी में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है, बहुकोशिकीय जीव नहीं होता है। यह जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। किंगडम कौन सा है? तो इसका किंगडम जो होता है वो प्रोटिस्टा होता है। किंगडम प्रोटिस्टा होता है। जो अमीबा होता है उस अमीबे में किस टाइप का न्यूट्रिशन जो है वो फॉलो होता है? तो हमारा जैसे हमारा ह्यूमन है, वहां भी उसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस होता है होलोजोइक। अब इस होलोजोइक के बारे में यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैंने ऑलरेडी आपका बायोलॉजी लेक्चर में इस बारे में समझाया है। सवाल पूछा रहा है कि असत्य कथन का आपको चयन करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको बताना है। तो केवल और केवल 3 इनकरेक्ट है।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अमीबा का आकार जो है वो कैसा होता है? तो अमीबा का आकार जो है वो अनिश्चित होता है, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स होता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका जो होता है वो होलोजोइक होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारत में जूट उत्पादन और उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, जूट का उत्पादन के रिगार्डिंग आपको बताना है, जूट प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है। तो भारत जो है उसमें हम बात करें तो पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जो पटसन उत्पादक राज्य है, तो लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है पश्चिम बंगाल, तो ये तो कथन सही है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। और भारत के भीतर बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल है वो कुल जूट का लगभग 70 से 80% उत्पादन करता है। ये जो जूट है वो जो सुंदरबन का डेल्टा है ना वहां पे पाया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि जो पटसन होता है, जो जूट होता है, उसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है और इसे उच्च तापमान तथा भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। तो पटसन अपनी चमक और मूल्य के कारण गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसके लिए आर्द्र और आर्द्र जलवायु, उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए। तो मतलब टेम्परेचर कितना चाहिए? तो 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए। इसके साथ ही साथ 150 सेंटीमीटर के आसपास का बारिश चाहिए। इससे अधिक ही जो है वो बारिश चाहिए। ये आवश्यकताएं इसके लिए होती है, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, इसमें जो है वो जो प्रोविंसेस होते थे, जो प्रांत होते थे, उनमें डायरकी प्रणाली जो है वो स्टार्ट की गई थी। इस अधिनियम ने जो प्रोविंसेस थे उनको दो भागों में बांट दिया था, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। तो दो पार्टों में डायरकी यहीं से शुरू हुई थी। पहला जो पार्ट था उनको कहा गया था हस्तांतरित, ट्रांसफर्ड, और दूसरा जो इसका पार्ट था, दूसरा पार्ट में जो बांटा गया था वो रिजर्व्ड। अब इसमें कई सारे विषय है, कई सारे सब्जेक्ट्स है वो रखे गए थे और उनसे भारत प्रशासन चलाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था। दूसरा है कि इसके द्वारा पहली बार जो है वो सेंटर में बाई कैमरलिज्म विधायिका स्थापित की गई थी, द्विसदनीय विधायिका जो है वो स्थापित की गई थी। तो द्विसदनीय जो विधायिका है वो पहली बार केंद्र में दो सदन, एक अपर हाउस था जिसको राज्य परिषद बोलते थे। पहला जो था वो राज्य परिषद था जिसको अपर हाउस बोलते थे, और दूसरा जो होता था उसको लोअर हाउस बोलते थे, वो विधानसभा था, वो विधान सभा था। तो ये दो पार्टों में बटा हुआ था। पहली बार केंद्र में दो सदन की व्यवस्था जो है वो की गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है कि इसने लोक सेवा आयोग के गठन का जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, वो पाथ प्रोवाइड किया, वे प्रोवाइड किया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी एक्ट के प्रावधान के अनुसार जो है वो 1926 में एक कमीशन बनती है जिसको ली कमीशन कहा जाता है। ये जो ली कमीशन है, ली कमीशन की सिफारिश पर ही, ली कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही जो सिविल पब्लिक सर्विस कमीशन है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, उसको गठित किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य और राजा कृष्णदेव राय के संबंध में आपको बताना है। कृष्णदेव राय एंड विजयनगर के बारे में बताना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि कृष्णदेव राय जो है उसने गोलकुंडा के जो सुल्तान है, कुली कुतुब शाह, जो गोलकुंडा के सुल्तान है, उसको युद्ध में पराजित किया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। तो गोलकुंडा का जो युद्ध हुआ था वो कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के जो सुल्तान था कुली कुतुब शाह, उसको युद्ध में हराया था। और यह जो युद्ध था वो रायचूर, द्वाब और बहमनी राज्य के अवशेषों पर अधिकार को लेकर हुआ था। तो यह जो है वो किसको लेकर हुआ था? तो ये जो युद्ध हुआ था वो रायचूर, द्वाब। अब देखो द्वाब किसको बोलते हैं? तो दो नदियों के बीच की जो लैंड होती है, अब मान लो कि ये नदी जा रही है और एक नदी ऐसे जा रही है, ठीक है? तो इनके बीच का जो ये एरिया बचा, ये जो लैंड बचा, इसको जो है वो दोआब कहा जाता है। अब दोआब किसको बोलेंगे? जब तीन नदियों के बीच का लैंड हो गया। आप मुझे ये बताओ कि ये जो रायचूर द्वाब है वो किन किन नदियों के बीच में है? रायचूर जो द्वाब है, ये जो है वो रायचूर, इसको लिख लो, ये है रायचूर द्वाब। अब ये रायचूर द्वाब किन किन दो नदियों के बीच में है, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो आप मुझे बताओ कि ये कौन सा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया।
अब इसी को लेकर लड़ाई हुई थी, रायचूर दोआब हो गया और जो बहमनी राज्य था उसको लेकर। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्हें आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था, अभिनव भोज के नाम से जाना जाता था, आंध्र पितामह कहा जाता था। ठीक है, तो इनको आंध्र भोज भी कहते थे, उसके साथ ही साथ इनको जो है वो अभिनव भोज भी कहते थे। अभिनव भोज भी इन्हें कहा जाता था, उसके साथ ही साथ इनको आंध्र पितामह भी कहा जाता था। आंध्र पितामह भी इन्हें कहा जाता था। और इनका जो दरबार होता था वहां पे एक स्पेशल सिस्टम होता था जिसको अष्ट दिग्गज कहते थे। अष्ट दिग्गज कहा जाता था, जिसमें जो है वो 8 कवि होते थे। 8 कवि होते थे जिनको अष्ट दिग्गज जो है वो कहा जाता था। अब मुझे आप बताओ कि अष्ट प्रधान की व्यवस्था कहाँ थी? अभी अष्ट दिग्गज तो आपने देख लिया, एवं अष्ट प्रधान की व्यवस्था कहाँ थी? तो 2 लोगों के पास थी। आप मुझे कमेंट में बताओ इसको बारे में। ठीक है, एक मुगल के पास था और एक आप बताओ कि मुगल में भी किसके पास, ये बताना। और किस राजा के बारे में, और एक जो बताना मराठा के पास था, तो वो मराठा में किसके पास था, ये मुझे आप बताना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अष्टप्रधान के बारे में। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा भी सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है। और तीसरा की बात करें, गोलकुंडा का युद्ध जो है वो विजयनगर और बहमनी उत्तराधिकारियों के राज्यों के बीच संघर्ष को लेकर हुआ था, तो ये भी सही है। तो ये आपको ध्यान रखना हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हमारा एक दो तीन तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है जल संधियों को लेकर है, कि जो स्टेट्स होती हैं उनके बारे में बताना है, जल संधियां और भौगोलिक स्थान के बारे में बताना है कि 10 डिग्री चैनल आखिर किसको किसको अलग करता है। तो 10 डिग्री जो चैनल होता है वो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसको अलग करता है। तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। उसके बाद डोवर जल संधि है। तो डोवर जल संधि क्या होता है? तो ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी अटलांटिक से जोड़ता है। ये इंग्लिश चैनल है उसको उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी सागर है, इससे जो है वो जोड़ता है। यूके और फ्रांस के बीच में ये है। यूके एंड फ्रांस के बीच में है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है, मिलान सही है। तीसरा है कि मलक्का जल संधि कहाँ है? तो मलक्का जो जल संधि है वो दुनिया का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग में से एक है, जो कि अंडमान सागर मतलब हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर जो प्रशांत महासागर है उससे जोड़ती है। तो मलक्का जो है वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर मतलब हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर मतलब पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि जो होती है वो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, जो कि बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक जो है उससे जोड़ती है। तो ये जो है वो बेफिन की खाड़ी है उसको अटलांटिक, अटलांटिक में क्या? तो अटलांटिक में लेब्राडोर सागर, अटलांटिक जो होता है वहां पे लेब्राडोर सागर जो है वो जोड़ती है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट आपको सही है, तो सभी चार मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। 11वां नंबर का सवाल, 11वां है एनाटॉमी और जीव विज्ञान की अध्ययन की शाखाओं के बारे में बताना है कि एनाटॉमी है उसमें क्या किया जाता है। तो जो एनाटॉमी है उसको बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान। हिंदी समझोगे तो आप आसानी से कर सकते हो, शरीर रचना विज्ञान। तो यह जीव विज्ञान की ऐसा जो है वो शाखा है, ऐसा ब्रांच है जहाँ पे जो जीवित प्राणी होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पौधे हो गया, उनके शरीर के जो अंग होता है ना, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको विच्छेदन किया जाता है, उसको डिसेक्शन किया जाता है और उनको संगठन से संबंधित जो है वो अध्ययन किया जाता है। इसमें हम जो अंग का आकार कैसा है, स्थान कहाँ है, उनकी आपसी संबंध है, इन सबको हम समझते हैं। मतलब ह्यूमन का आखिर जो जो भी चीजें हैं ना, ह्यूमन हो, पेड़ पौधे हो, उनका क्या चीजें कैसे हैं, आपका जो है वो गला कहाँ है, आपका जो है वो पैर कहाँ है, क्या है उस पैर में, कैसे काम करता है, तो ये सब एनाटॉमी में आता है। तो पहला तो सही है। दूसरा है ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, तो ये भी सही है। जब हम अंगों की आंतरिक संरचना को और गहराई से देखते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक माध्यम से देखते हैं, तो वो टिश्यू के स्तर पर चला जाता है और उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तक जो है वो कोशिकाओं का वह समूह होता है जो कि विशिष्ट कार्य जो है वो करता है। उसके बाद हम दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो एक दो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है,
फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी जो होता है ना वो एनाटॉमी से अलग होता है। जब हम फिजियोलॉजी अभी बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं ना, फिजियोलॉजी चैप्टर, तो ये एनाटॉमी से अलग है क्योंकि इसमें अंगों की संरचना नहीं बल्कि अंगों का क्या क्या काम होता है ना उसकी बात करते हैं। एनाटॉमी में हम उसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसकी जो संरचना है उसकी बात करते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी जैसे ही आएगा ना, फिजियोलॉजी जैसे ही आएगा, कायिकी जैसे ही आएगा, तो यहाँ पे हम कार्य की बात करते हैं कि वो आखिर वो अंग है वो क्या काम करता है। जैसे लीवर है तो उस लीवर का क्या काम है, ये बात करते हैं। उसके बाद साइटोलॉजी जो आता है वो कोशिका विज्ञान आता है। ठीक है, साइटोलॉजी जो है वो कोशिका विज्ञान आता है। तो सेल जो है उसके अध्ययन को साइटोलॉजी जो है वो कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को, उसके सेल जो है वो टिश्यू बनता है तो उसको हिस्टोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, उसको हिस्टोलॉजी कह देते हैं। उसके बाद टर्मिनोलॉजी है। जैसे आप ये याद रखो कि मोर्फोलॉजी किसको बोलते हैं। तीन शब्द मैं आपको बताया हूं ना। पहला एनाटॉमी मैंने बताया, एनाटॉमी जो है वो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसकी बात करते हैं। दूसरा है जो फिजियोलॉजी, मैंने बताया कि उस अंग का कोई अंग है उसका क्या काम है। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी, अब ये मोर्फोलॉजी क्या होता है। मोर्फोलॉजी में, तो मोर्फोलॉजी में शरीर की जो बाहरी संरचना है ना उसका अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में इंटरनल और मोर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी किसको बोलते हैं, तो वो सुश्रुत को कहा जाता है, सुश्रुत। और फादर ऑफ एनाटॉमी किसको बोलते हैं, तो एंड्रिया वेलासियस। फादर ऑफ एनाटॉमी किसको बोले जाते हैं, तो नाम मैं लिख देता हूं, एंड्रियाज वेसेलियस। एंड्रियाज वेसेलियस कहा जाता है। तो ध्यान आपको रखना है, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी। मोर्फोलॉजी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में जो श्वसन गैसों के जो संचरण होता है उसके संबंध में सही क्रम को आपको पहचानना है कि करेक्ट सीक्वेंस में कैसे जो है वो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आपका जो ये एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर से आप क्या करते हो, यहाँ से आप जो है वो हवा जो है वो ले लेते हो, एयर जो है वो ले लेते हो। अब जो वातावरण से आप एयर लेते हो, तो सबसे पहले वातावरण से आप एयर ले रहे हो तो ये इंस्पिरेशन हो गया। वातावरण से हवा जो है वो आपने नाक में पहुंचा दिया। अब इस नाक से हवा क्या करता है, नाक से जो हवा है नोज में हवा आ गया। अब इस नोज के बाद ये कहाँ जाएगा, तो नोज के बाद जो है वो फेरिंग्स पे जाएगा, फेरिंग्स के बाद जो है वो लैरिंग्स पे जाएगा, लैरिंग्स के बाद जो है वो ट्रैकिया पे जाएगा, ट्रैकिया के बाद ये कहाँ जाएगा, तो लंग्स पे जाएगा, ट्रैकिया के बाद लंग्स में जाएगा। तो यही सीक्वेंस चलता है। तो पहले वातावरण, फिर जो है वो किस में जाएगा, फिर जो है वो वातावरण के बाद किस में जाएगा, तो फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा से किस में जाएगा, वातावरण से फेफड़ा, फेफड़े से वो किस में जाएगा, तो फेफड़े से वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से जो है वो टिश्यू में चला जाएगा। तो यहाँ लीवर में पहुंचा, लीवर में एल्वोलाई होती है, उसी एल्वोलाई से जो है वो ब्लड कैपिलरी जो है वो जुड़ी होती है, और ब्लड के बाद वो सीधा टिश्यू में चला जाता है। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हवा आप वातावरण से लेते हो, उस हवा को श्वास नली के माध्यम से फेफड़े में पहुंचाते हो, जो एल्वोलाई होती है वायु कोष में पहुंचती है। यहाँ पे जो है वो डिफ्यूजन होता है, गैसों का डिफ्यूजन होता है। इससे जो ऑक्सीजन होती है वो जो हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है। अब लास्ट जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन होना, जिसको सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक टिश्यू और कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, ऊतक और सेल्स तक पहुंच जाती है, और यहाँ उससे हम एटीपी निकाल देते हैं ताकि वहां पे ग्लाइकोलिसिस होता है और केप्स चक्र चलता है। 2 चक्रों के बाद हमें टोटल जो है वो 36 और प्लस 2, तो 38 हमें एटीपी का एनर्जी जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। होमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का मुख्य वाहक प्रोटीन होता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही फेफड़ों में गैसों का एक्सचेंज होता है। एलोवियल जो होता है वो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है। हमने काफी डिटेल से रेस्पिरेशन सिस्टम में इसको बता रखा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गैर निष्पादनीय जो परिसंपत्तियां होती हैं, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स होती हैं, उन एनपीए के बारे में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एनपीए के बारे में क्या सही है। तो पहला पढ़ते हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, एक ऋण को एनपीए कब माना जाएगा, तो एनपीए तब माना जाएगा जब उसका जो इंटरेस्ट है और उसका जो मूलधन है उसका भुगतान जो है वो 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है। आपने 100 रुपया लिया किसी से कर्ज,
बैंक से आपने 100 रुपया जो है वो कर्ज ले लिया। अब इस बैंक से 100 रुपया आपने ले लिया। अब इससे क्या होता है? तो जब कोई कर्जदार जो होता है वो बैंक को ब्याज या फिर मूलधन वापस करना बंद कर देता है, तो वो बैंक के लिए वो जो है वो खराब संपत्ति, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बन जाती है। सामान्य परिस्थितियां ये होती है कि व्यवसायिक हो या फिर व्यक्तिगत आप टैक्स जो लोन लेते हो, तो यदि आप 90 दिनों तक नहीं होता है, यदि आपको 90 दिनों तक नहीं होता है तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो कथन तो पहला सही हो जाएगा। आपने 100 रुपया कर्ज लिया। अब इस 100 रुपये पे दो काम आपको करना है। तो पहला तो आपको मूलधन लौटाना है, 100 रुपये लौटाना है, और उसके साथ ही साथ आपको इसका जो है इंटरेस्ट है। तो यदि आपने 90 दिनों के अंदर, 90 दिनों से अधिक समय तक यदि आपका जो है वो ब्याज, अपने इंटरेस्ट है वो नहीं दे रहे हो, तो वो जो है वो एनपीए कहलाएगा, और मूलधन तो आ ही नहीं रहा है। मूलधन तो आ ही नहीं रहा है, तो ये आपको एनपीए ध्यान रखना है। एनपीए जो होता है उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। मैं इसको व्हाइट पेपर ले लेता हूं, वहां पे समझाता हूं। जो एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ये इसके 3 फेज होते हैं। पहला जो चरण होता है, पहला जो फेज होता है उसको सब स्टैंडर्ड कहते हैं। सब स्टैंडर्ड इसको कहा जाता है। ये जो है वो कितने महीने का होता है? तो 12 माह का होता है। दूसरा जो इसका फेज होता है वो डाउटफुल होता है। डाउटफुल होता है दूसरा वाला। अब डाउटफुल है मतलब कि इसको 12 महीने से ज्यादा हो गया, 12 मंथ से ज्यादा समय से आपको नहीं मिला है। तीसरा जो हो गया वो क्या होता है? तो लूज एसेट्स। तीसरा जो होता है वो लूज एसेट्स तीसरा को कहा जाता है। जब बैंक मान लेता है कि पैसा कभी वापस नहीं आएगा, तो उसको जो है वो लूज एसेट जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बैंकों को एनपीए वसूली के लिए कानूनी शक्ति कौन प्रदान करता है? कौन सा एक्ट? तो एनपीए की वसूली आपको करना है, तो इसके वसूली के लिए एक एक्ट आया है, और उस एक्ट को कहते हैं, उस एक्ट को कहा जाता है सार्फिसी एक्ट। जो है वो 2002 में आया था। तो मे भी कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है। बैड बैंक की बात करें तो हाल ही में एनपीए संकट को हल करने के लिए बनाया गया एक संस्थान है, जिसको बैड बैंक बोलते हैं। बैड बैंक जो है वो कहा जाता है, एनआरसीएल इसको कहा जाता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। मैं इसको मिटाता हूं। तो यहां से आपको समझ में आ गया पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। 90 दिनों के अंदर जो है वो यदि बकाया रह जाता है तो वो एनपीए होता है। बाकी कैटेगरीज आती है कि कितने दिन वाला है, 12 महीने, 12 महीने से ज्यादा। ठीक है, तो भुगतान तो होना पड़ेगा, ब्याज का तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। दूसरा है कि कृषि ऋण के मामले में यदि ब्याज जो है वो 2 फसल सीजन, लघु अवधि की फसल के लिए तो बकाया रहता है, तो उसे एनपीए माना जाता है। तो किसानों की आय फसल पर निर्भर होती है, इसीलिए आरबीआई ने यहाँ पे फसल सीजन का नियम लागू किया है। छोटी अवधि की जो फसल होते हैं उनके लिए 2 सीजन तक जो है वो भुगतान ना होने पर वो एनपीए माना जाता है। तो ये भी सही है। तो एक दो दोनों सही है स्टेटमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है उदासीन अभिक्रिया को लेकर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लेकर। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। जब एसिड और बेस के साथ जो है वो अभिक्रिया होती है, तो सॉल्ट और वाटर जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन है, ये तो सही है। एसिड बेस जब जुड़ता है तो जो इसका जो है वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं, और लवण है और जो जल है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अब ये जो है वो एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट हो रहा है, हीट जो है वो बाहर निकल रहा है, जिसमें ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है, बाहर निकलती है। एक्सोथर्मिक जो है वो है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। इस प्रक्रिया में हमेशा ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है, जिससे परखनली आपको जिसमें आप उसको मिलाओगे वो गर्म हो जाएगी। तो ये भी सही है। उसके बाद सवाल है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH जो है, इसको जो है वो HCl से मिलाते हैं तो क्या हमको मिलता है? तो NaOH क्या है? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि एक बेस है।
HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि एक क्षार है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद जो रिएक्शन होता है, हमको मिलता है नमक। दोनों खतरनाक चीज है, और हमसे उससे हमको मिल रहा है डेली लाइफ वाला यूज करने वाला सामान, नमक। और नमक के साथ हमको पानी मिल रहा है, और पानी के साथ हमको हीट मिल रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है। पीएच उदासीकरण जो होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 हो जाता है। जब पेट में एसिडिटी होती है तो हम एंटा एसिड को यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। तो पहला सवाल तो यही होगा कि इब्न बतूता जो था वो कहाँ का यात्री था? मोरक्को का था। किस सल्तनत से संबंधित था? तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित था। 3 सवाल यहीं से पूछा जाएगा। किस शताब्दी का ये था? तो ये 14वीं शताब्दी का था। 14th जो सेंचुरी होती है, उस 14th सेंचुरी से ये रिलेटेड था। ठीक है, तो इसके बारे में ही आपको बताना है। तो इब्न बतूता जो था, वो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के जो टेन्यूर रहा है, उसके शासनकाल के दौरान वो भारत आया, और उसे दिल्ली का काजी जो है, वो काजी मतलब कि जो देख रेख करेगा, जज मान लो। काजी मतलब लॉ, जो शरीयत कानून होता है उसको देख रेख यही करेगा, तो उसको काजी नियुक्त किया गया दिल्ली का। तो इब्न बतूता जो था, वो 1313 में, 1330 जो एडी है, उसमें तुगलक वंश का जो सुल्तान एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके शासनकाल में दिल्ली आया था। और सुल्तान उसकी जो विद्वता है, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट था, इससे प्रभावित होकर उसको जो है वो दिल्ली का न्यायाधीश जो है काजी, वो नियुक्त कर दिया गया था। तो पहला तो स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। उसने जो भी यात्राएं की हैं, जो भी उसने जो है वो अपनी जो डिटेल्स हैं जर्नी का, उन सारे को उसने एक किताब में लिखा है, और उस किताब का नाम है किताब उल रहला। किताब उल रहला, जिसको रहला के नाम से भी जाना जाता है। तो इब्न बतूता ने अपने यात्री जो अनुभव रहा है उसको रहला में लिखा है। और यह 14वीं शताब्दी का जो भारत है, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब है ना, उनको जानने का ये बहुत एक अच्छा पुस्तक है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ये दो स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ठीक है, आप मुझे बताओ कि इब्न बतूता ने, ये जो इब्न बतूता है, उसको एमबीटी ने कहाँ का अम्बेसडर बनाकर भेजा था? इब्न बतूता ने कहाँ अम्बेसडर जो है वो बनाकर भेजा था, ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ। इब्न बतूता को, ठीक है, और कब भेजा था? ठीक है, अब ये जो था वो मोरक्को का तेंजीर शहर का निवासी था। तो मोरक्को का यदि शहर का नाम पूछा जाए, तो तेंजीर आपको याद रखना है। तेंजीर नामक शहर है, उसका ये निवासी था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है गेलिसियोलॉजी। गेलिसियोलॉजी, इस संदर्भ में जो है बर्फ की मात्रा कम होने की प्रक्रिया के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, ग्लेशियोलॉजी। तो ग्लेशियर जो विज्ञान होता है, उसके अंतर्गत जो बर्फ के जो घटनाक्रम होते हैं, बर्फ जो घटते हैं, उनकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में आपसे बताना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एब्लेशन, दो शब्द आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, एक एब्लेशन मिलेगा और दूसरा जो है वो प्लकिंग मिलेगा। प्लकिंग और एब्लेशन, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, इनकी परिभाषा को जानने का प्रयास जो है वो करते हैं। तो अपक्षरण जो होता है, एब्लेशन जो है, इसका हिंदी जो होता है वो अपक्षरण होता है। ठीक है, तो एब्लेशन को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अपक्षरण इसको कहा जाता है। ठीक है, तो एब्लेशन में पिघला पिघलना है। एब्लेशन में पिघलना, बाष्पीकरण और बर्फ के टूटने जैसी सभी प्रतिक्रियाएं जो है वो शामिल है, जो कि ग्लेशियर से बर्फ को कम करती है। ठीक है, तो ये जो एब्लेशन है, जो अपक्षरण है, वो बहुत एक व्यापक शब्द है, बहुत एक ब्रॉड शब्द है। इसमें जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर से बर्फ किसी भी तरीके से कम हो रहा है, चाहे वो धूप के कारण पिघल रहा हो, चाहे वो हवा से सीधा भाप बन जा रहा हो, चाहे उसमें सब्लिमेशन हो रहा हो, चाहे बर्फ के टुकड़े टूट के धीरे धीरे टूट रहे हो, वो पिघल रहा हो और वो समुद्र में गिर रहे हो। ठीक है, यानी जो क्लेविंग हो रही है उसको क्लेविंग कहते हैं, जब बर्फ का टुकड़ा टूटता है ना और समुद्र में गिरता है, तो वो उसको क्लेविंग कहा जाता है। तो इन सबको सामूहिक रूप से हम एब्लेशन कह देते हैं। तो कभी भी ऐसा टर्म आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल थोड़ा सा टफ होता है।
क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, नॉर्मली नहीं लोग पढ़ते हैं। दूसरा है वो है क्या, तो दूसरा है प्लकिंग। प्लकिंग का उत्पादक, प्लकिंग का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, प्लकिंग का हिंदी होता है उत्पाटन। उत्पाटन, उत्पाटन, ठीक है। यह क्या प्रोसेस होता है, तो ये ग्लेशियर द्वारा किया गया इरोजन है। ग्लेशियर जो इरोजन करता है वो है ये, जब बर्फ पिघलकर चट्टानों की दरारों में जाती है और फिर जो है वो जमकर चट्टान के टुकड़े को तोड़ देती है, तो ग्लेशियर आगे बढ़ते समय उन टुकड़ों को अपने साथ जो है वो बहा ले जाता है। ठीक है, तो यही जो है वो प्लकिंग कहलाती है। ठीक है, तो प्लकिंग वैसा क्रिया है जहां पे ग्लेशियर के नीचे की चट्टानें जो हैं वो टूटकर बर्फ के साथ प्रवाहित हो जाती है, तो यस इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपसे कभी पूछा जाए कि ग्लेशियर के द्वारा जो छोड़ा गया मलबा, मलबे का जो जमाव होता है, तो आपसे सवाल पूछा जाए कि ग्लेशियर का जो मलबा होता है वो कैसा होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि जो ग्लेशियर का जो मलबा होता है, ग्लेशियर जो छोड़ता है मलबा, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मोरेन्स। उसको मोरेन्स का, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, फिजिकल ज्योग्राफी, तो वहां पे इन सबको देखते हैं, उसको मोरेन्स कहा जाता है। ठीक, ग्लेशियर के अपघटन से एक घाटी बनती है और उस घाटी को हम बोलते हैं, घाटी क्या है, घाटी कुछ नहीं है, बस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ये लैंड है, ये लैंड है, और यहाँ की जो लैंड है वो थोड़ा सा धंस जाती है, तो उसको वैली कहते हैं, उसको घाटी बोलते हैं। तो यू शेप्ड वैली जो होता है वो ग्लेशियर के अपघटन से बनने वाली घाटी होती है। ये यू शेप ही बना हुआ है, आप देख रहे हो ना, यू शेप बना हुआ है घाटी। तो ये समझ में आपको आना चाहिए। तो प्लकिंग और एब्लेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के नियम और रॉकेट जो है वो लॉन्च किया जाता है, उसको लेकर है, रॉकेट लॉन्चिंग और न्यूटन लॉ है उसके रिगार्डिंग। तो रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम, जो एक्शन रिएक्शन पर आधारित होता है। तो रॉकेट के पीछे से गर्म गैस बहुत तेजी से निकलती है, ये यदि इसको आप रॉकेट मानोगे। ठीक है, यदि आप इसको रॉकेट मानोगे तो रॉकेट के पीछे जो होता है वहां से हमेशा जो है वो गैस निकलते रहती है। ठीक है, ऐसे जो है वो गैस निकलते रहे, फ्यूल जो है वो जल रहा है। अब फ्यूल जल रहा है तो ये किधर जा रहा है, तो ये इधर फोर्स लगा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इधर है। तो इस इधर अगर फोर्स लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यहाँ भी फोर्स लगता है, जिस कारण से इसकी स्पीड जो है वो आगे की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन का क्रिया हुआ। अब यहाँ पे रॉकेट जो होता है ना वो टूटने भी जाता है। अब ये रॉकेट कई सारे पार्टों में बना हुआ होता है। ऐसे ये यहाँ से टूट जाएगा, जैसे जैसे उसका यूज खत्म, यहाँ से खत्म तो ये टूट के नीचे गिर जाएगा, यहाँ से खत्म ये टूट के नीचे गिर जाएगा, और जो मेन पार्ट है वो ऊपर जाता है, डेस्टिनेशन पर जाता है। ठीक है, तो रॉकेट जो होती है वो इसी जो लॉ है इस पर आधारित है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो यह जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यस इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। जितना जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कि गैस का पीछे की ओर जो है संवेग जो होता है, मतलब मास इनटू वेलोसिटी जो चल रहा है यहाँ पे, P बराबर mv होता है ना, मोमेंटम बराबर P बराबर mv, तो जितना mv इधर होगा उतना ही mv इधर भी होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो रॉकेट आगे की ओर संवेग के बराबर होता है जितना पीछे की ओर लगता है। अब चूंकि कुल संवेग जो है वो शून्य रहना चाहिए, इसीलिए गैस का पीछे निकलना रॉकेट को आगे बढ़ाता है, इसीलिए तो ऐसा होता है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो रॉकेट का सिद्धांत के बारे में सवाल जो है वो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा हिस्ट्री से है। सवाल पूछा रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में। व्यापकता का सिद्धांत जो कि डलहौजी से संबंधित है, 1853 जो 1853 बोल रहा हूँ, 1848 में स्टार्ट हुआ था पहली बार। तो स्टेटमेंट पहला देखते हैं। पहला बोल रहा है कि सतारा इस नीति के तहत विलय किया जाने वाला पहला पहला जो है वो राज्य था। को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो होता था, व्यापक का सिद्धांत होता था, इसमें जो यदि आप जो है वो उत्तराधिकारी नहीं रखते हो, आपका यदि बेटा बेटी नहीं है, तो आपका यदि उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपका जो राज्य होगा वो अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेंगे। ठीक है, और आप जो है वो दत्तक पुत्र जो आप अडॉप्ट करते हो सन को, वो आपका उत्तराधिकारी जो है वो नहीं हो सकता है। ये एक 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 एक, एक, एक तरीका था जिस तरीके से डलहौजी जो था, अंग्रेज जो था, वो अपने एरियाज को बढ़ाना चाहता था।
ठीक है, अपने एरिया को जो है वो बढ़ाना चाहता था। तो 1848 में सबसे पहले जो है इस नीति का यूज जो है वो सतारा जो एरिया था वहां पे यूज किया गया था। यहाँ का वारिस जो नहीं था, इस कारण से उसका राज्य जो है वो हड़प लिया गया और इसके तहत विलय किया जाने वाला पहला ये राज्य था। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि अवध का विलय जो है वो व्यक्तिगत सिद्धांत पर आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि वो कुशासन के आरोप पर हुआ था। ऑल्ट्रम की रिपोर्ट आई थी, ऑल्ट्रम की रिपोर्ट आई, गलत रिपोर्ट बनाया गया। मतलब आप ऐसा मान लो ना कि अभी जो है ना वो 356 क्यों लगता है, प्रेसिडेंट रूल क्यों लगता है? तो राज्यपाल ना प्रेसिडेंट को बोलता है कि हाँ आपका शासन जो है यहाँ संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, 355 के अनुसार नहीं चल रहा है, इस कारण से आप आइए और यहाँ पे 356 लगा दीजिए। तो वैसे ही इसने भी किया था, व्यक्तिगत सिद्धांत यूज नहीं किया था। यहाँ पे जो है वो कहा कि यहाँ पे कुशासन जो प्रशासन चलाया जा रहा है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन लगाया गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया गया है वो सही से नहीं चल रहा है, इस कारण से अवध का हम विलय करेंगे। और वो ऑल्ट्रम की रिपोर्ट पे हुआ था। तो अवध के नवाब के पास वारिस था, लेकिन डलहौजी को अवध चाहिए था, तो कैसे भी करके तो अवध को एनेक्सस करना पड़ेगा, कभी भी कैसे भी तो उसको छीनना पड़ेगा ना। तो इस कारण से ऑट्रम है उसको बनाया गया, वहां का जो है वो ऑट्रम को स्टडी करने के लिए दिया गया। और ऑट्रम में स्टडी करके बताया कि यहाँ पे जो शासन है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है वो हम लगाएंगे क्या, तो हम यहाँ पे कुशासन का आरोप लगाएंगे और इसको जो है वो एनेक्सस कर लेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है और अवध को कब किया गया था, ये भी सवाल पूछा जाएगा। तो ये 1855, 1800 1855 बोल रहा हूँ, 1856, 1856 याद आपको रखना है। उसके बाद झांसी भी पूछा जाता है और नागपुर भी पूछा जाता है। तो झांसी को कब किया गया था? झांसी को किया गया था 1853, जहां से मणिकर्णिका जो रानी लक्ष्मीबाई है उन्होंने अपनी जो है वो लड़ाई लड़ी थी अपनी आजादी के लिए। और उसके बाद नागपुर जो था वो 1854 नागपुर था। इन राज्यों जो थे तो नागपुर का विलय उनके राजाओं के उत्तराधिकारी ना होने के कारण किया गया था। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इन राजाओं के जो राज्यों की मृत्यु के होने के बाद उनका कोई भी जैविक पुत्र था ही नहीं, गोद लिया गया पुत्र था। और अंग्रेजों का कहना था कि गोद लिया गया पुत्र जो है वो आपका जो है वो राजा नहीं बन सकता है, इस कारण से इसको जो है वो विलय किया जाना चाहिए। तो इस कारण से विलय भी हुआ और आगे चलकर यह विरोध का एक बहुत बड़ा कारण भी बना था। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको स्टेटमेंट जो है वो ध्यान रखना होगा, सवाल पूछा जाता है। ठीक है, विद्रोह का जो 1857 का विद्रोह का यदि बड़ा कारण के रूप में चले ना, तो अवध का विलय भी एक महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, विलय का जो क्रम था वो कैसा था? तो पहले सतारा आया था, फिर जैतपुर या संबलपुर जो कि उड़ीसा में है, देन बघाट आया था, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ऐसे करके चला था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऐसे तीन प्रकार से इसमें स्टेट्स जो होते थे ना, प्रोविंस जो होते थे, उनको तीन टाइप्स में बांटा गया था। तो उसको कभी और डिस्कस हम कर लेंगे। तीन टाइप के होते थे। पहला ऐसा होता था कि जो ब्रिटेन के कब्जे में है, ब्रिटेन के कब्जे वाला क्षेत्र, प्रोविंस जो है। उसके बाद ऐसा जो ब्रिटेन के कब्जे में नहीं हो लेकिन वो ब्रिटेन को कर देता हो, और ऐसा जो फ्री हो। तीन टाइप के लोग थे, तीन टाइप का राज्यों में बांटा गया था पूरा भारत को। ब्रिटेन का कब्जा वाला जो क्षेत्र था, वहां जहां पे उनका शासन था, यहाँ पे तो आप जो है वो गोद लिया हुआ पुत्र को बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, दूसरा जो टैक्स देते थे वहां पे क्या हुआ था, तो पहले आपको अंग्रेजों से पूछना है, अंग्रेज से पहले पूछिए, परमिशन लीजिए, सीख करिए परमिशन को, परमिशन लीजिए, उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है, तीसरा जो था फ्री, वो गोद जो है वो गोद ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तीन पार्टों में बांटा गया था, कभी डिटेल से चर्चा कर लेंगे। अभी बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण पे। कार्बनिक रसायन जो है उसको विज्ञान में हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण है, उसके संबंध में सवाल है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब के आधार पर जो वर्गीकरण होता है कार्बनिक यौगिक का, हाइड्रोकार्बन का, उसके बारे में सवाल है। ठीक है, तो सवाल हमसे पूछा रहा है, पहला स्टेटमेंट है एल्केन। एल्केन जो है वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें परमाणुओं के बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है, ये बोला जा रहा है। एल्केन जो है, एल्केन क्या है? तो एल्केन बोल रहा है कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच जो है वो क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है। और ये जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इनका सामान्य सूत्र की बात करें एल्केन का, तो क्या होता है?
तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। बार बार ये सवाल पूछा जाएगा। अब एग्जाम्पल जैसे एल्केन ग्रुप में कौन आ जाएगा, एग्जाम्पल आप ले लो। तो एग्जाम्पल के रूप में आप मिथेन लिख लो, CH4 मिथेन लिख लो। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा आ गया एल्कीन। एल्केन हमने देख लिया। दूसरा जो है वो एल्कीन है। एल्कीन क्या है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और इसमें जो है वो कम से कम डबल बॉन्ड होता है। इसमें कम से कम जो है वो एक तो डबल बॉन्ड होगा ही, डबल बॉन्ड एक होगा ही। ये सवाल पूछा, ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है। अब इसका जो सूत्र है, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n और एग्जाम्पल क्या होगा, तो एथीन हो जाएगा। एग्जाम्पल एथीन हो जाएगा। तो ये दूसरा भी सही है, एल्केन एल्कीन। और उसके बाद जो है वो एल्काइन, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। एल्काइन है, ये कार्बन परमाणुओं के बीच जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन में। तो एल्काइन जो है वो कैसा है, वो अनसैचुरेटेड है। एल्काइन जो है कहा कैसा है, तो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एथाइन इसका हो जाएगा। एथाइन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। तो जब भी एन दिखे तो सिंगल बॉन्ड, ANE दिखे तो सिंगल बॉन्ड, इन दिखे ENE दिखे तो डबल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड होगा, एन दिखे YNE दिखे तब भी ट्रिपल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड। तो रट लेना है, और कोई उपाय है नहीं ऐसे में। भारतीय नदियों का जो प्रवाह तंत्र होता है, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, उसके संबंध में कथन दिया गया है। तो उसको देखिए, चलो समझते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि नर्मदा और तापी जो नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिराती है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। भारत ऐसा है, ठीक है, भारत कुछ ऐसा है। ठीक है, मतलब मुझे उतना अच्छा इमेज तो क्रिएट करने आता नहीं है, बट आई एम ट्राइंग। ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम की मैं बात करूं, तो पहली जो नदी है ना, पहला जो एरिया है ड्रेनेज सिस्टम का वो यहाँ है। दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ है। तीसरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ है। ये उत्तर भारत की नदियां हो गई। इसको यहीं पे क्लियर कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, अब आती है बात दक्षिण भारत की नदियां की। तो दक्षिण भारत की नदियां ऐसे डिवाइड करती है एक रेखा। ये रेखा डिवाइड होती है और ये किसको दिखाता है, ये स्लोप को दिखाता है। ये ऐसे जाता है। ठीक है, अब इस स्लोप को दिखाता है कि इसका स्लोप जो है वो किधर है। तो इसका जो स्लोप है वो ऐसे है। नदियां जो है वो कहाँ गिरती है, ऐसे गिरती है। ठीक है, तो ये जो है वो वेस्ट, जो ये क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। बे ऑफ बंगाल हो गया। वहीं जो ये नदियां, कुछ ऐसी नदियां हैं जो इधर गिरती हैं, इनका स्लोप जो है वो इधर हो जाता है। ठीक है, इनका स्लोप जो है वो इधर हो जाता है। और ये क्या है, अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी है। अब यहीं पे दो नदियां जो होती है, दो नदियां जो होती है, एक यहाँ पे होती है और एक जो है वो यहाँ पे होती है। ये दो नदियां जो है वो अपना जल जो है वो इधर गिराती है। ये जो है वो इधर गिराती है दोनों नदियां। और क्यों गिराती है, क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। अब ये रिफ्ट वैली में बहती है मतलब सीधा सा बात करो ना कि ये पहाड़ है और इस पहाड़ के बीच में बहती है, तो ये तो नदी अपना रास्ता बदलेगी नहीं। और पहाड़ का ढाल जो है ना वो वेस्ट की ओर है, पश्चिम की ओर है, ना कि पूरब की ओर है। इस कारण से ये जो नदियां हैं वो पूरब की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, ना कि पूरब की ओर। और वहीं उत्तर वाली नदियों को आप देखोगे, तो उत्तर वाली जैसे अमरकंटक की नदियां हैं तो वो जाके गंगा में मिल जाती है ऊपर, यमुना में मिलकर वो गंगा में मिलेगी। यहाँ से स्लोप जो है वो ऐसे है, इधर है ऐसे स्लोप है। इधर से जो स्लोप है वो ऐसे है, तभी तो गंगा ऐसे आ रही है ना। इधर से जो स्लोप है वो ऐसे है, तभी तो ब्रह्मपुत्रा की जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्रा बोल रहा हूँ, सिंधु झेलम चिनाब जो ऐसे जा रही है।
उसके बाद ब्रह्मपुत्रा जो है वो यहाँ से सांगपो से निकलती है, ऐसे अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ऐसे ऐसे बांग्लादेश में फिर गिर जाती है। तो भारत की टोटल नदियों का सिस्टम जो है वो ऐसे ही चलता है, और कुछ एक्स्ट्रा नदियां हमें नहीं पढ़नी होती है, स्लोप ऐसे ही होता है। अब देखो, मैंने बोला कि नर्मदा और तापी जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर बहती है, तो यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में होती है, इसी कारण से बहती है। उसके बाद एक नदी है जिसको हम माही नदी कहते हैं। यह जो नदी है वो विंध्याचल जो क्षेत्र है, विंध्याचल की जो पहाड़ी है वहां से निकलती है, और यह नदी कर्क रेखा, जो कि हमारा ये अर्थ है, तो इस अर्थ पे ऐसे जो रेखा होती है 0 डिग्री, उसके बाद जो रेखा होती है 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है, वो भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो ये जो मान लिया कि ये रेड वाला जो है वो कर्क रेखा ही है। तो इस कर्क रेखा को जो माही नदी है, इस कर्क रेखा को जो माही नदी है ना, ये 2 बार पार करती है, ऐसे करती है, 2 बार पार करेगी। तो जब 2 बार ये कर्क रेखा को पार करती है, वो महानदी पार करती है। और महानदी पार करने के बाद ये जो खंबात की खाड़ी है ना, यहाँ पे 2 खाड़ियां आती है, एक खंबात की खाड़ी आती है और एक जो है वो कच्छ की खाड़ी आती है। तो खंबात की जो खाड़ी होती है ना, उस खंबात की खाड़ी में वो जाके गिरती है, और खंबात की खाड़ी कहाँ होती है, तो वो अरब सागर में जाके गिरती है। तो महानदी जो होता है वो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, और भारत की एकमात्र नदी है, और यह पश्चिम की ओर जो है वो बहती है। तो यस, इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। देन हम बात करते हैं महानदी की। महानदी मैंने बताया कि वो उड़ीसा के जो क्षेत्र है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, वहां पे बहती है। और महानदी जो है वो गंगा जो नदी है, उसका पार्ट तो नहीं है, ठीक है, ये अलग नदियां होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में जो है वो अपना जल जो है वो गिराती हैं। तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है, इसके बीच बहती हुई बंगाल की खाड़ी जो है वो पूरब की ओर अपना जल जो है वो गिराती है। और जितने भी पूरब की ओर बहेंगी नदियां, वो डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी। क्यों करेगी, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है पिछले वीडियोज में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो महानदी जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, और यह उड़ीसा में डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आप देखो, महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहते हुई बंगाल की खाड़ी जो है उसमें गिरती है। और तो ध्यान आपको रखना है, ये ऐसे स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब हमसे सवाल क्या पूछा रहा है, हमसे पूछ रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का समूह क्या है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पूरा स्टेटमेंट आपने देख लिया। अब आपसे सवाल है सिंपल सा कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां बह रही है। तो पश्चिम की ओर बह रही है, नर्मदा बह रही है, तापी बह रही है, और माही बह रही है। छत्तीसगढ़ वाला नहीं बह रहा, स्टेटमेंट भले ही सही है। तो 1 और 2 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 और 2 होगा। लूनी रिवर एक अच्छा सवाल है। लूनी जो रिवर होती है ये कच्छ के रन में गायब हो जाती है, तो कह सकते हो कि ये अंतरदेशीय नदी है, ये कहीं जाके जल गिराती नहीं है, सीधा गायब हो जाती है। ठीक है, ये गायब हो जाती है, ये ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर का। एक पुस्तक है, डिस्पाइट द स्टेट। डिस्पाइट द स्टेट ये पुस्तक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो डिस्पाइट द स्टेट जो पुस्तक है, डिस्पाइट द स्टेट व्हाई इंडिया सेज यस टू डेवलपमेंट और नॉट नो टू डेमोक्रेसी। ये पुस्तक जो है वो एम राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। ये पूरी पुस्तक का नाम क्या है, डिस्पाइट द स्टेट व्हाई इंडिया सेज यस टू डेवलपमेंट एंड नो टू डेमोक्रेसी। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसका जो ये पुस्तक, इस पुस्तक का भारत के विभिन्न राज्यों में जो गवर्नेंस है और जो लोकतांत्रिक गिरावट है, उस पे विश्लेषण करती है कि कितना ज्यादा डिवेल्युएशन जो है वो लोकतंत्र का हुआ है। यह पुस्तक भारत के 5 राज्य, खास करके बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, मिजोरम और गुजरात के जो प्रोस्पेक्टिव, इन पे जो माइक्रो अध्ययन है, माइक्रो स्टडी है, उस पर यह आधारित है। यह विश्लेषण करती है कि कैसे भारत की जो शासन की संरचना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, और डेवलपमेंट और लोकतंत्र के बीच जो है वो जटिल संबंधों को ये उजागर करती है। तो ये सवाल आपको ध्यान रखना है। तो यहां से हमारा अब दोनों कथन जो है वो सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों है सही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, एम राजशेखर। ये जो एम राजशेखर है, इन्हें ग्रामीण पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी मिल चुका है।
और इनकी जो और हम कुछ और चर्चित किताबों की बात करें तो द इंडिया वे जयशंकर की लिखी गई है, एस जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर। होम इन द वर्ल्ड जो है वो अमर्त्य सेन को लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो बुक्स भी पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में भारतीय उच्चायुक्त जो है, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया के पद पर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो देखो, ब्रिटेन में भारत अपना हाई कमिश्नर नियुक्त करेगा ही, ऐसा होता ही है। ब्रिटेन के शासन ब्रिटिश शासन के दौरान जो है वो लंदन में स्थापित जो भारतीय उच्चायुक्त होता था, उसके पद के सृजन और उसके प्रमुख उत्तरदायित्व के बारे में, कथन के सत्य और असत्य के बारे में बात कर रहा है। तो ब्रिटिश भारत में जब अंग्रेज हम पे शासन करते थे, तब जो है वो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया पद है, उसके बारे में स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इस पद का जो सृजन हुआ है, ये क्रिएशन जो हुआ है, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1990 के द्वारा हुआ है, 1919 के द्वारा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत यह किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण, जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, उसके दिशा में ये बहुत बड़ा एक कदम था, ठीक है। यहाँ पे जो है वो उच्चायुक्त का जो कार्यालय था वो लंदन में स्थित था, और इसका मुख्य काम क्या होता था? इसका जो मुख्य कार्य होता था, वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया के कुछ कार्यों को अपने हाथ में लेना था। जैसे ब्रिटेन में भारत के व्यापारिक हितों की रक्षा करना, उसी के साथ साथ भारतीय छात्रों की देखभाल करना, और भारत सरकार के लिए स्टोर जो सामान है उसको खरीदना था। तो उच्चायुक्त का मुख्य कार्य जो था वो ब्रिटेन में भारत की व्यापारिक हितों की देखभाल करना, उसके साथ साथ भारतीय जो छात्र हैं उनकी देखभाल करना, व्यापारिक हितों की रक्षा करना, भारत सरकार के लिए स्टोर जो सामान है वो खरीदना, ठीक है। यह पद जो है, जो भारत सचिव जिसको कहते हैं, ये 1858 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। और उच्चायुक्त जो पद है वो 1919 में बनने से भारत सचिव का कार्यभार जो है वो कम हो गया था। तो भारत सचिव जो है, इंडिया का जो सिक्योरिटी है, भारत सचिव का पद कब क्रिएट किया गया था? तो भारत भारत सचिव का पद किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 से। वहीं जो हाई कमिश्नर का पद जो क्रिएट किया गया था वो 1919 से किया गया था। ये याद आपको रखना है। अब प्रथम हाई कमिश्नर कौन था? पहली बार जब ये किसको बनाया गया, फर्स्ट हाई कमिश्नर जो है वो किसको बनाया गया? तो ये सवाल हो सकता है कि पूछ लिया जाए। सर विलियम स्टीवेंस मेयर, ठीक है। विलियम विलियम स्टीवेंसन मेयर, ये जो है वो पहला उच्चायुक्त था। इसका मुख्यालय इंडिया हाउस लंदन में स्थित था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ओलिव रिडले जो कछुआ होता है, उसके संरक्षण और प्रजनन स्थल से संबंधित है। तो जो ओलिव रिडले कछुआ होता है, वो जो गहीर माथा है वो उड़ीसा में है। भितरकनिका जो नेशनल पार्क है वो उड़ीसा में। विश्व में ओलिव रिडले कछुआ का सबसे बड़ा जो है वो सामूहिक प्रजनन स्थल है, एरिबाडा इसको बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। उड़ीसा का जो गहीर माथा समुद्री अभयारण्य है, जिसको भीतरकनिका नेशनल पार्क का हिस्सा माना जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो रिप्रोडक्शन स्थल है, प्रजनन स्थल है। यहाँ पे हजारों कछुआ जो है वो एक साथ जो है वो रेत में अंडे देते हैं, और उसे जो है वो स्पेनिश भाषा में अरिबाडा कहा जाता है। जो स्पेनिश लैंग्वेज है उसमें इसको अरिबाडा जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और तो ये स्टेटमेंट पहला तो सही है। दूसरा है कि इन्हें आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, वहां पे इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, ओलिव रिडले कछुआ को। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। दूसरा जो है वो रेड लिस्ट बुक जो निकलता है, उसमें जो रेड लिस्ट बुक है वहां पे ये इंडेंजर्ड नहीं है, बल्कि वनरेबल है। वल्नरेबल है, इससे भी खराब कंडीशन हो चुकी है। क्या है? वल्नरेबल है, मतलब अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। यह एक बारीक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वल्नरेबल ना कि इंडेंजर्ड, ठीक है। ऑपरेशन ओलिविया के बारे में आप जानते हो कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा उनके संरक्षण के लिए चलाया गया यह ऑपरेशन था। ऋषिकुल्या जो बीज होता है, ऋषिकुल्या, रुकरी और देवी नदी का मुहाना जो है उड़ीसा, यहाँ पे भी ये स्थल जो है वो अंडे देते हैं। ये दुनिया के सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले समुद्री कछुए हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है।
तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है ना? सही कथन का चयन करें तो ओनली वन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि नॉन मेटल्स के भौतिक गुण और उनके अपवादों के संबंध में। नॉन मेटल्स हैं, उनके फिजिकल जो कैरेक्टर क्या क्या है, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और नॉन मेटल के क्या क्या अपवाद हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो सामान्यतः जो अधातु होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। कार्बन का एक अपरूप होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से डिओक्लोराइन जो डी इलेक्ट्रॉन्स, डी लोकलाइज्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस कारण से वो जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव मूव नहीं कर पाते हैं, फ्लो नहीं कर पाते हैं। इस कारण से वो जो है वो बैड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो लेकिन ग्रेफाइट के साथ ऐसा नहीं है। विद्युत का बहुत अच्छा जो है वो सुचालक है ग्रेफाइट, और यह कार्बन का अपरूप होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, डीलोकलाइज्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी उपस्थिति होती है इसमें ग्रेफाइट में। इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है जो वो हो जाता है। दूसरा सवाल है कि डायमंड एक अधातु होने के बावजूद जो है वो ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ में सबसे कठोर है। तो हीरा भी कार्बन का अपरूप ही है, और इसका जो है वो जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। सवाल पूछा गया है, स्ट्रक्चर जो होता है वो चतुष्फलकीय, सुदृढ़ चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल होता है। संरचना जो टेट्राहेड्रल होती है, और इसे प्राकृतिक रूप से कठोरतम पदार्थ जो है वो बनती है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा स्टेटमेंट है कि आयोडीन जो है वो एक चमकदार अधातु है। तो यस, ये एक्सेप्शन से है। आयोडीन जो है वो अधातु है, फिर भी उसमें धातुई चमक होती है। धातुई चमक जो लस्टर बोलते हैं वो उसमें होती है, जो कि बैगनी रंग के क्रिस्टल के रूप में हमेशा चमकता रहता है। सवाल ये याद रखना है, दो चीजें आपको याद रखनी है कि कमरे के तापमान पर द्रव्य लिक्विड धातु कौन होता है। दो सवाल मैं आपसे पूछता हूं। द्रव्य धातु आप मुझे बता दो, और द्रव्य अधातु मुझे बता दो। मेटल और नॉन मेटल बता दो। धातु बहुत आसान है, मैं अधातु बता रहा हूं, ब्रोमीन होता है। और आप मुझे धातु कौन सा है ये बता दो। ठीक है। सबसे हल्की जो अधातु होती है वो हाइड्रोजन होती है, वो हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फेबियन सोशलिज्म जो होता है, फेबियन सोशलिज्म का जो विचारधारा है, उसके नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विशेष रूप से आपको विचार करना है। तो 19वीं शताब्दी जो था उसमें ब्रिटेन में ये उभरा था। फेबियन जो सिस्टम है वो ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी में जो है वो उभरा था। और इसके जो तरीके हैं उनको लेकर स्टेटमेंट है। तो पहला है कि फेबियन जो था, फेबियन जो सोशलिज्म था वो क्रांतिकारी परिवर्तन के बजाय क्रमिक और लोकतांत्रिक सुधारों में विश्वास करता था। तो ये तो सही है। वो लड़ने झगड़ने पे नहीं होते थे। वो जो है वो क्रांतिकारी जो है वो उस पे नहीं चलते थे फेबियन। वो जो है वो चलते थे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पे, ना कि रिवोल्यूशनरी चेंज पे, क्रांतिकारी चेंज पे। तो फेबियन जो है वो मार्क्सवाद के विपरीत क्रांतिकारी हिंसा का विरोध करता था, और यह मानता था कि समाजवाद को धीरे धीरे जो है वो ग्रेजुअली जो है वो लोकतांत्रिक कानूनों और शिक्षा के माध्यम से लाया जाना चाहिए, ना कि क्रांतिकारी से लाना चाहिए, क्रांति से लाना चाहिए, ना कि वो ये लड़ाई झगड़े से लाना चाहिए। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और एच जी विल्स इसके प्रमुख विचारकों में से एक थे। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एच सी विल्स, सिडनी बेव, एनी बेसेंट, ये सब इसके प्रमुख स्तंभ थे। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इसका उदय जो है वो 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। तो फेबियन सोसाइटी है, कभी भी सवाल पूछ लिया जाए, फेबियन सोसाइटी एक है। ये जो फेबियन सोसाइटी है, इस फेबियन सोसाइटी को 1854 में एस्टेब्लिश किया गया, 1884 में एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? वो लंदन में है। लंदन में ही इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि 19वीं शताब्दी में ही इसको जो है वो
19वीं शताब्दी का जो अंत था उसी में इसको लाया गया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ये 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। इसका नाम जो है वो रोमन जनरल फेबियन मैक्सिमस के नाम पर फेबियन सोशलिज्म पढ़ा था, जो कि युद्ध में धैर्य और सही समय का इंतजार करने के लिए जाने जाते थे। फेबियन मैक्सिमस किसके नाम पर फेबियन है? तो फेबियन फेबियन मैक्सिमस इनको कहते थे। ठीक है। एनी बेसेंट के माध्यम से भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था और नेहरू के जो विचार थे उन पर इसका काफी प्रभाव जो है वो फेबियन सोशलिज्म जो है इसका प्रभाव काफी पड़ा था। तो इस कारण से ये सवाल हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी जरूरी हो जाता है। सवाल जैव विविधता से रिलेटेड है। जैव विविधता कानून भारत में, बायोडायवर्सिटी रिलेटेड कानून भारत में कब आया था? तो 2002 में आया था एक्ट। ठीक है। सवाल एक एक करके देखते हैं। जैव विविधता के ह्रास, उसमें जो कमी आ रही है, डिग्रेडेशन जो हो रहा है, और पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जो इकोसिस्टम है, वो जो इम्बैलेंस हो रहा है, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। तो झूम कल्टीवेशन इसका में एक मेन कारण के रूप में कह रहा है कि कृषि विस्तार और स्थानांतरित कृषि, एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है जिस कारण से वनों की कटाई हो रही है। और दूसरा तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसके लिए खतरनाक है ही। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है ही। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भोजन की आपूर्ति हमें जरूरी है। अब इस कारण से हमको खेत जो चाहिए उपजाने के लिए भोजन, अब भोजन को उपजाने के लिए खेत चाहिए, तो वन हम काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, कृषि भूमि में उनको बदला जा रहा है। और पूर्वोत्तर भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कृषि जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो बायोडायवर्सिटी खत्म करना, इकोसिस्टम खत्म करने का एक रीजन है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं जैसे कि बांधों का फॉर्मेशन करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हो गया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हो गया, जैसे नदियों पर बांध बना दिया जाता है। इन बांध जो बनाने से क्या होता है कि जो पीछे जो है वो पूरा जो है वो वाटर जम जाता है। वाटर जम जाने के कारण जो है वो जंगल में जितने भी जीव होते हैं उनको वहां से भागना पड़ता है। तो वन्य जीव का आवास जो है वो खत्म हो जाता है। इसी को लेकर आपने देखा होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो चलाया गया था। चिपको नहीं इससे संबंधित है, नर्मदा बचाओ ही आंदोलन इससे चला था। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि स्थानीय स्तर पर पशु चारण और जलाऊ लकड़ी का संग्रह करना, तो ये भी सही है। ठीक है। इससे भी बहुत अत्यधिक खतरा होता है। तो बहुत ज्यादा यदि आप पशु चारण करते हो तो मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है, क्योंकि आप जब पशु का चारण करते हो तो घास है, पेड़ है, वो कटेंगे। अब पेड़ क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, लेकिन जैसे ही आप हटा दोगे तो मिट्टी पकड़े पकड़ के नहीं रखेगी। तो मिट्टी का कटाव भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और जलाऊ लकड़ी का अनियंत्रित जो संग्रह है वो वनों को रीजनरेशन से भी रोक देता है, क्योंकि उन्हीं से तो फिर रीजनरेशन होकर वो उपजेंगी, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये पूरा तीनों लॉस हो गया। स्टेटमेंट तो तीनों सही है, लेकिन हम पढ़ते हैं क्या हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कारक जो है वो वन्य जीवों और प्राकृतिक वनस्पतियों के विनाश के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। सवाल क्या है, मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो उत्तरदायी है। तो 1 2 3 तीनों यहां से सही हो जाएगा। ठीक है। तीनों यहां से सही हो जाएगा। जैव विविधता के विनाश के लिए 5 महत्वपूर्ण यदि आपसे कारण कभी भी पूछा जाए तो आप क्या डालिएगा? तो मैं इसको बता देता हूं। 5 जो है वो रीजन आपको बताना है। 5 जो यदि रीजंस आपको बताना है कि बायोडायवर्सिटी खत्म क्यों हो रही है। बायोडायवर्सिटी डिग्रेडेशन जो हो रहा है, जो खत्म हो रहा है, बायोडायवर्सिटी खत्म हो रहा है, इसका 5 रीजन मैं आपको बता रहा हूं। तो हैबिटेट का लॉस हो रहा है। आप इसको याद कैसे रखोगे? तो इसको याद रखोगे HIPPO, हिप्पो, हिप्पो डाइल्यूशन। ठीक है। हिप्पो डिल्यूजन आप याद रख लो, डिल्यूशन याद रख लो, उतना से ही आ जाएगा। अब एच है, तो एच से क्या हो गया कि हैबिटेट का लॉस हुआ आपका। हैबिटेट लॉस मतलब कि जो हैबिटेट है जानवर का, जो घर है, वो उसका घर लॉस हुआ पहली बार में। दूसरा क्या हुआ, इन्वेजिव स्पेसिस, आई से जो क्या हुआ, इन्वेजिव स्पेसिस, स्पेसिस जो है वो इन्वेजिव हो गए। ठीक है। उससे उसके बाद जो है वो पॉल्यूशन एक कारण बन रहा है।
पॉल्यूशन है। चौथा क्या है, पी से पॉल्यूशन हो गया, फिर एक पी आया है तो उसके जो पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन भी तो एक कारण है ना। पांचवा जो है वो क्या होगा, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ओ से ओवर एक्सप्लोइटेशन हो गया। ये पांच रीजन बनते हैं जिस कारण से जो है वो बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है। रेड डाटा बुक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आईयूसीएन के द्वारा जारी किया जाता है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा रहा है कि दक्षिण भारत के जो काकतीय डायनेस्टी है, रुद्रमा देवी इससे संबंधित है। आपने इस पर एक मूवी भी देखा होगा। ठीक है, तो उस काकतीय जो वंश है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो पहला है कि बीटा प्रथम जो है वो इस वंश के प्रारंभिक संस्थापक माने जाते हैं। तो बीटा प्रथम ने वर्तमान जो हनमकोंडा है, जिसको ओंगुल्लू बोलते थे, वो उसमें एक छोटा राज्य की नींव डाली थी। और वे प्रारंभ में राष्ट्रकूट के सामंत थे। जो ये सवाल जो है वो पूछा गया है कि राष्ट्रकूट के सामंत थे, तो पूछा जाएगा कि काकतीय किसके सामंत थे, तो राष्ट्रकूट के सामंत थे। और इसका प्रथम राजा जो संस्थापक जो था वो बिट्टा प्रथम था। हनमकोंडा में एक छोटा सा राज्य इसने स्थापित किया था, हनमकोंडा में। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा स्टेटमेंट है कि गणपति देव और रानी जो थी रुद्रमा देवी इस वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से थे। तो यस, इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। गणपति देव जो थे वो राज्य का काफी ज्यादा विस्तार किया था इन्होंने। उसके बाद उनकी जो बेटी थी रुद्रमा, डॉटर थी उनकी उनकी जो बेटी थी रुद्रमा, तो रानी रुद्रमा भी भारत की कुछ प्रसिद्ध महिला शासकों में से एक थी, और जिनका उल्लेख जो है वो मार्को पोलो ने भी किया था। रुद्रमा देवी का उल्लेख जो है वो मार्को पोलो, वेनिस का जो यात्री था, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है इसको, इसने किया था। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वारंगल उनकी राजधानी थी। तो यस, इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तेलंगाना उनकी भव्य राजधानी थी वारंगल, जहां उन्हें एक पत्थर का प्रसिद्ध वारंगल किला और हजार स्तंभों वाली मंदिर जो है वो बनवाया था। तो इस जो वारंगल क्षेत्र है, जो राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पे दो चीजें आपको मिलेगी। पहला मिलेगा क्या, तो एक पत्थर का वारंगल किला, वारंगल किला किसका मिलेगा, स्टोन का। और दूसरा क्या आपको मिलेगा यहाँ पे, हजार स्तंभों वाला मंदिर, थाउजेंड पिलर टेम्पल, हजार स्तंभों का मंदिर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यह भी मान्यताएं हैं, मान्यताएं क्या, ये सही ही है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाए। जो कोहिनूर हीरा है ना, वो यहीं से निकला था। मैं कभी आपको कोहिनूर हीरा का पूरा हिस्ट्री बताऊंगा कि कैसे कैसे ये ब्रिटेन महारानी के जो ताज है उसमें पहुंचा। यहीं पे गोलकुंडा की खान थी, वहीं से यह निकला था। और यह जो हीरा था वो काकतियों के पास ही था। बाद में जब हमला किया गया दक्षिण भारत में मुस्लिमों के द्वारा, तो उसके बाद उनको जो है वो अधिग्रहित किया गया था। यहीं पे जो रमप्पा मंदिर है, इसको अभी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें जो है वो घोषित किया गया है। तो ये जो रमप्पा मंदिर है वो इन्हीं से रिलेटेड है। इसको हाल ही में रमप्पा जो टेम्पल है यूनेस्को हेरिटेज में आया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मंदिर में ये आया है। तो सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल है कि जो ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो जारी करने वाली संस्थान कौन सी है, उनका प्रकाशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस पर बात होगी। तो पहला बोल रहा है कि ग्लोबल फिनांस स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ के द्वारा 2 बार जारी किया जाता है एक वर्ष में। एक ईयर में 2 बार जो है वो जारी किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और हर साल अप्रैल और अक्टूबर में
ठीक है, 2 बार आती है, पहला आता है अप्रैल में और दूसरा जो आता है वो अक्टूबर में आता है, तो 2 बार प्रकाशित होता है। दूसरा है स्टेटमेंट कि यह जो रिपोर्ट है वो वैश्विक वित्तीय बाजार, जो ग्लोबल वित्तीय बाजार है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है और उसमें उभरता जो जोखिम होता है, तो इसमें जो इमर्जिंग रिस्क होता है उसी के साथ साथ इसकी जो स्टेबिलिटी होती है उसके बारे में जानकारी देती है, तो ये भी सही है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में वित्तीय बाजार के सेहत का जायजा लेती है। यदि कहीं आर्थिक संकट जैसे कि बैंकिंग संकट हो रहा है, मुद्रा संकट के संकेत मिलते हैं, तो ये रिपोर्ट जो है वो पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है, पहले ही आपको बता देती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो कौन देता है, तो वो भी आईएमएफ ही देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही देता है। ग्लोबल फिनांस रिपोर्ट है वो कौन देता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल फिनांस रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, तो वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ग्लोबल फिनांस स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो आईएमएफ करता है। कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सवाल है कि जीडीपी की परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जीडीपी की परिभाषा सिर्फ आपसे पूछी जा रही है। तो जीडीपी का अर्थ है कि एक वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, ध्यान रखिएगा भौगोलिक सीमा है उसके भीतर, अंतिम सभी उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, अंतिम फाइनल बोल रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो गेहूं को भी ले लिया और गेहूं के बाद फिर ब्रेड को भी ले लिया, नहीं, गेहूं को जब आपने टैक्स में जोड़ दिया तो फिर ब्रेड को कैसे जोड़ोगे ना, इस कारण से यहाँ पे गेहूं नहीं जोड़ेंगे हम, इसको गेहूं से ब्रेड जो बना है ना, ब्रेड को जोड़ेंगे, इसी को फाइनल उत्पाद बोल रहे हैं। तो जीडीपी का अर्थ होता है कि किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। इसमें यह मायने नहीं रखता कि उत्पादन जो है वो स्वदेशी नागरिक ने किया है या फिर विदेशी नागरिक ने किया है। यदि वो हमारा जो एरिया है, हमारा जो फिजिकल बाउंड्री है उसके अंदर है, तो वो माना जाएगा कि वो जीडीपी में शामिल है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें देश के नागरिकों द्वारा विदेशियों में अर्जित आय है उसको भी शामिल किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। विदेश से अर्जित जो आय होता है, क्या बोल रहा है, इसमें देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है, नहीं, विदेशों में अर्जित नहीं शामिल किया जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो क्या होता है, ये गलत हो गया। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है ना, जो नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है ना, उसमें ये शामिल किया जाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी जो होता है ना, उसमें बाहरी वाला का शामिल होता है और भारत वाला का घटता है। इसमें फाइनल गुड्स जो है वो इंडिया वाला का रखेंगे। मान लिया कि जीडीपी हमने रखा, उसके बाद हमने इसमें एक्स को घटा दिया और वाई को जोड़ दिया। एक्स जो है वो हमने जो भारत में जो विदेशियों के द्वारा कमाया गया था, और वाई जो है वो विदेशों में भारतीयों द्वारा कमाया गया था, रेमिटेंस जो आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम बात करें तो जीडीपी का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, पहले जीएनपी का लिख लो। जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो जीडीपी, जीडीपी प्लस विदेशियों से शुद्ध कारक आय जो मिलता है हमको, वो क्या मिलता है, एनएफआईए उसको बोलते हैं। ठीक है, और इसमें वाई तो घटाना ही पड़ेगा, तो हमने बता रखा है। तो जीडीपी देश के अंदर होता है और जीएनपी जो है वो देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, और ये लिस्ट सेट का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 30 सेट का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स के बारे में और उनसे क्या चीज चिकित्सा क्षेत्र में क्या उपयोग किया जाता है, इसके बारे में सवाल है, तो देखते हैं। पूछा जा रहा है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के ट्यूमर को पहचानता है, तो इसका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए जो रेडियोथेरेपी है उसमें यूज किया जाता है, तो इट इज करेक्ट एस्टिमेट। दूसरा है जो फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 जो होता है वो जो ब्लड कैंसर होता है, जो ल्यूकेमिया होता है, उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। इसके उपचार में यूज किया जाता है, तो ये भी सही है। आयोडीन 131 जो यूज किया जाता है वो थायराइड जो ग्लैंड है उसमें जो कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए यूज किया जाता है, तो ये भी सही है। थायराइड जो ग्रंथियां होती हैं, घेंघा रोग या कैंसर है, उसके निदान के लिए यूज किया जाता है। और सबसे प्रसिद्ध जो यूज किया जाता है और उपचार के लिए सबसे प्रसिद्ध आइसोटोप जो है वो यही है, 131, आयोडीन 131।
उसके बाद सोडियम 24 है। सोडियम 24 क्या होता है? तो इसका उपयोग जो है वो शरीर में रक्त का जो थक्का जमता है, क्लॉट का पता लगाने और रक्त संचरण जो है वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको जानने के लिए होता है। तो सीधा ये भी सही है। तो ये ब्लड क्लॉट जो होता है, उसको जानने के लिए यूज किया जाता है। कार्बन 14 जो होता है वो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए होता है। यूरेनियम यू 235 जो होता है वो परमाणु रिएक्टर में यूज किया जाता है। कार्बन 14 जो है वो जीवाश्म के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा वीडियो पार्ट नंबर 4, सेट नंबर 4, जहां पे हमने काफी डिटेल से 30 क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लिया। इससे पहले के वीडियोस ये आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप देख सकते हो, वो हमारा प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लोगे। और उसी के साथ साथ इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।